नमस्कार। आज हम एक अहम और शायद थोड़े मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा यानी मनोवैज्ञानिक आघात। नमस्कार। हाँ, ये विषय गहरा है पर इस पर बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमारी चर्चा का आधार रहेगी डॉक्टर बेसिल वैन डर कॉल्की की बहुत ही प्रभावशाली किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर। जी, एक किताब वाकई आंखें खोलने वाली है। इसका जो मूल विचार है वो थोड़ा चौंकाता है कि हमारा शरीर अनुभवों को, ट्रॉमा को याद रखता है, तब भी जब शायद हमारा दिमाग उसे भूलना चाहे या दबा दे। हाँ, ये सेंट्रल आइडिया है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉमा हमारे शरीर और मन में कैसे बस जाता है और इससे उभरने के क्या रास्ते हो सकते हैं। आधे नहीं छोड़ता। ये असल में हमारे दिमाग की केमिस्ट्री, उसकी वायरिंग बदल सकता है। हाँ, ये सच है। जैसे किताब में बताया गया है कि दिमाग का जो हिस्सा डर को प्रोसेस करता है, एमिगडाला, वो ओवर एक्टिव, ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। जी। और जो हिस्सा हमारा सोचने समझने वाला है, तर्क वाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थोड़ा कह सकते हैं सुस्त पड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। इसका असर ये होता है कि इंसान जैसे हमेशा एक खतरे के मोड में रहता है। एमिगडाला हर चीज में खतरा देखने लगता है। अच्छा। और क्योंकि वो सोचने समझने वाला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति लॉजिकली सिचुएशन को समझ नहीं पाता। तो वो उस अनुभव में अटक जाता है। अटक जाता है। वो बार बार उस घटना को महसूस करता है, जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं। वो भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि तर्क काम नहीं करता। ये दिमाग में आए फिजिकल बदलाव का नतीजा है। और ये सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है ना? किताब का नाम ही कहता है द बॉडी कीप्स द स्कोर, मतलब शरीर भी हिसाब रख रहा है। हाँ, और यही इस किताब की सबसे अहम बात है मेरे ख्याल से। इससे लगातार सिर दर्द रहना या कंधों में, गर्दन में जकड़न, पेट की समस्याएं, ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। ये शरीर में अटके हुए अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा के संकेत हो सकते हैं। शरीर उन यादों को, उन एहसासों को पकड़े रखता है। तो जो बात दिमाग शायद कहना नहीं चाहता या कह नहीं पाता, वो शरीर कह रहा होता है। बिल्कुल। शरीर की अपनी एक जुबान है। पारंपरिक तौर पर हम सोचते थे कि ट्रॉमा याददाश्त का मामला है, मन का मामला है। हाँ, कि बस पुरानी बातें हैं। लेकिन डॉक्टर कोल्क बताते हैं कि वो अनुभव, वो डर, वो बेबसी शरीर में संवेदनाओं और तनाव के रूप में जम जाती है। वो एक फिजिकल चीज बन जाती है। इसीलिए शायद, जैसा किताब में जिक्र है, सिर्फ बातें करना यानी टॉक थेरेपी या सिर्फ दवाएं लेना हर बार काफी नहीं होता। हाँ, क्योंकि कई बार मरीज शब्दों में बता ही नहीं पाते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। वो एहसास इतने ज्यादा होते हैं कि जुबान साथ नहीं देती। या शायद वो महसूस करने से ही डरते हो। बिल्कुल। ट्रॉमा के बाद शरीर खुद को बचाने के लिए भावनाओं को जैसे बंद कर देता है, शून्य कर देता है। एक तरह का बायोलॉजिकल शटडाउन। इसीलिए ऐसे इलाज की जरूरत है जो सिर्फ बातों पर निर्भर ना हो, बल्कि शरीर को भी प्रक्रिया में शामिल करे, शरीर को भी सुने। तो फिर क्या है वो तरीके? किताब कुछ अलग हटकर इलाजों की बात करती है जो शरीर पर फोकस करते हैं। जी, कई सारे हैं। एक है EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। आंखों की मूवमेंट से कुछ होता है। हाँ, इसमें आंखों की एक खास तरह की गति के साथ दर्दनाक यादों पर काम किया जाता है। ये सीधे दिमाग के भावनात्मक हिस्से तक पहुंचने में मदद करता है, जहां वो यादें फंसी हुई हैं। दिलचस्प है। और योग का भी जिक्र है। हाँ, योग बहुत शक्तिशाली हो सकता है। ये सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है। अच्छा। योग आपको अपने शरीर के संवेदनाओं के प्रति जागरूक बनाता है। धीरे धीरे आसन और सांस के साथ आप शरीर में जमा तनाव को महसूस करना और उसे छोड़ना सीखते हैं। ये शरीर और मन को फिर से जोड़ने का एक तरीका है। अपने शरीर से दोबारा दोस्ती करने जैसा। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा थिएटर, एक्टिंग जैसी चीजें भी हैं। वो आपको अपनी कहानी को एक नए नजरिए से देखने, उसे बदलने का मौका देती हैं। और न्यूरोफीडबैक भी है। न्यूरोफीडबैक वो क्या है? उसमें EEG के जरिए दिमाग की तरंगों को मॉनिटर किया जाता है और फिर मरीज को फीडबैक दिया जाता है ताकि वो अपने ब्रेन वेव पैटर्न को ज्यादा शांत और स्थिर बनाना सीख सके। अच्छा, मतलब दिमाग को शांत रहना सिखाना। एक तरह से हाँ। किताब में बचपन के ट्रॉमा पर भी काफी जोर दिया गया है। लगता है बचपन में हुआ आघात ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, क्योंकि उस समय दिमाग और नर्वस सिस्टम विकसित हो रहा होता है। उस समय के बुरे अनुभव जैसे अनदेखी, गाली गलौज या घर में हिंसा देखना, हाँ, इनका असर बहुत गहरा और लंबा होता है।
एक मशहूर स्टडी है एसीज स्टडी, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जी। उसने साफ दिखाया है कि बचपन के जितने ज्यादा बुरे अनुभव होते हैं, बड़े होने पर डिप्रेशन, नशे की लत और यहाँ तक कि डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी शारीरिक समस्याओं का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। बाप रे, शरीर सच में स्कोर याद रखता है। बिल्कुल, हर अनुभव का हिसाब रखता है। ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, शायद कुछ लोगों को निराशा भी हो, लेकिन किताब का जो सार है वो नौउम्मीदी का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि किताब का सबसे बड़ा संदेश ही उम्मीद का है कि रिकवरी, हीलिंग मुमकिन है। यानी इससे बाहर निकला जा सकता है। हाँ, जरूर। इंसान का शरीर और दिमाग दोनों में एक अद्भुत क्षमता होती है, लचीलेपन की, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। सही मदद मिले, एक सुरक्षित माहौल हो, लोगों का साथ हो, तो गहरे से गहरे जख्म भी भर सकते हैं। थेरेपी, ये जो बॉडी सेंटर्ड तरीके हमने डिस्कस किए, और भरोसेमंद रिश्ते, ये सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि ट्रॉमा सिर्फ मन की बात नहीं, ये शरीर पर भी गहरी छाप छोड़ता है। हाँ, शरीर याद रखता है। और पारंपरिक इलाज, जैसे सिर्फ बातें करना, शायद हमेशा काफी ना हो। हमें शरीर पर ध्यान देने वाले तरीकों जैसे योग, EMDR, इनकी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उम्मीद हमेशा है, उबरना, बेहतर होना मुमकिन है। जी, और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा जो इसी किताब की सोच से जुड़ा है। जरूर। जब हम ये जान जाते हैं कि शरीर ट्रॉमा को इस तरह अपने अंदर रखता है, तो क्या इससे हमारे नज़रिए में कुछ फर्क पड़ना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर भी और समाज के तौर पर भी, कि हम दूसरों के दर्द को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं?